हेलो दोस्तों, हम लोग नई ऊर्जा के साथ आज फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सबको पता है टीजीटी का पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोगों ने बहुत पहले आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बस इतना सलाह देना चाहूँगी कि आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन अपने ही तर्क के आधार पे, और आप कोशिश करें आप उनसे पढ़ें जो वास्तव में सेलेक्ट हैं, जिनको पता है रास्ते किधर से जाएंगे, वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये हमारा पुराने पेपर से लिया गया क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी इजी लगने वाला है। आप अपने नए मनोबल के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे और आपको पूरी पूरी उम्मीद होगी इस बार एक सीट आपकी है। और मैं फिर आपको कहना चाहूँगी, आप हार नहीं मानेंगे और नई ऊर्जा के साथ आप तैयारी में जुटे होंगे। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, बस हम एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे भी है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करता है। आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग वैसे भी जान गए होंगे। आप सभी जानते हैं अस्थि से संबंधित सभी रोग विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो जाता है। ये जितने भी रोग हो जाते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इसी तरह और भी कई सारे रोग हमें जो भी शरीर में हमारे होते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। हमारे हड्डियों से संबंधित रोग जो हमारे दांत को और हड्डियों को प्रभावित करते हैं। तो आप जान पा रहे होंगे इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इधर यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। आपको हम जूम कर देते हैं। जिन दोस्त को जुड़ने की इच्छा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे आप चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, और जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम सेंड कर देते हैं। और इसके अलावा भी जब आपका एग्ज़ाम करीब में आएगा तो बहुत सारा गाइडलाइन, साथ में नोट्स, जो नोट्स हम बना रहे हैं अभी टीजीटी के लिए, मेरा नोट्स तैयार हो रहा है टीजीटी और पीजीटी के लिए भी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे देखेंगे, हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ये भी आया हुआ है, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप देखते हैं pH 7 इंगित करता है। आप सभी जानते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। हम जानते हैं जो ये pH इंगित करने का तरीका होता है, ये 1 to 14, ये 1 से लेके 7 तक इधर आप जानते हैं ये अम्लीय की श्रेणी में आता है, और 7 से लेके ये 14 तक क्षारीय की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जो 7 वाला पॉइंट है ये बीच में आता है, मिड पॉइंट है, इसको हम उदासीन की श्रेणी में रखते हैं। अब आप समझ पाए होंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, तो हम बताएंगे 5 क्षेत्र हैं। अगला है 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप जान जाएंगे। जो एमए में आप 5 बुक पढ़ते हैं वही गृह विज्ञान का 5 क्षेत्र बता दिया जाता है। जैसे कि प्रसार शिक्षा हो गया, आपका फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ के हम न्यूट्रिशन साइंस की दुनिया में काम करते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल हो गया, हम वस्त्र विज्ञान के बारे में जान पाते हैं। और होम मैनेजमेंट हो गया। मतलब एमए में जो आप 5 बुक पढ़े हैं वही आपका 5 क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत कुछ है नहीं। इसका गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र है तो आप इजीली बताएंगे 5 क्षेत्र है। हाँ, हम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐड हो जाता है, इसके अलावा करंट से भी कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं, लेकिन हम उनको लेकर के नहीं चलेंगे। हम बताएंगे गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र, तो 5 क्षेत्र। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, आप देख पा रहे होंगे, और ये क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, बहुत पुराने पेपर से है तो ये दे दिया है। और आप लोग डोसा बनाते होंगे घर में तो आप वैसे भी जान पा रहे होंगे, और इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद लिखेंगे। प्लीज़ आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आप देखिए, प्रसार सेवा का आरंभ कब हुआ? 1953 में, 1921 में, 1947 में, 1975 में। तो आप क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? 1953, 1921, 1947, 1975, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको सारे डेट को एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको जितना भी एक्सटेंशन एजुकेशन का डेट है, अगर आपको उसको याद करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बस मैम लिख करके बस सेंड कर दीजिएगा। मुझे खुशी होती है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देख करके, तो बस आप मैम लिख दीजिएगा या फिर होम साइंस लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए। तो जितना भी डेट अभी तक पूछा गया है या अभी पूछने की संभावना है, जो टीजीटी पीजीटी या नेट में मिलान करने के लिए या वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे भी मनोबल मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जिससे आपको डेट याद हो जाए। तो आप देखें, एक्सटेंशन एजुकेशन सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1953 में। और इसके 1921 में क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था, 1975 में क्या हुआ था? आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन से खोजें और हमें बताएं, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे 1920 में क्या हुआ था, 1946 में क्या हुआ था, इसी तरह 1976 में क्या हुआ था, हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ जो डेट दी हुई है आप स्वयं खोजेंगे, इसके एक डेट पहले का हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 1920, यहाँ 20 लिख दें, तो आप जानते हैं गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो ब्रेयन महोदय इसके अध्यक्ष थे। गुड़गांव प्रोजेक्ट बार बार पूछता है। और 1946 की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं फिरका योजना, ये हम 46 की बात कर रहे हैं। 47 में इटावा पायलट परियोजना का प्रोजेक्ट का विचार लोगों के मन में आया था, लेकिन 48 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी तरह ICDS 1975। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नमूने के सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो नमूने के सिद्धांत कितने हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन बताना है। आप ये समझ पा रहे हैं, ये कला के तत्व से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कला के तत्व की। तो कला के तत्व कितने होते हैं आप जानते भी हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कला के तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो कौन कौन से होते हैं? रेखा, इसी तरह आकार, रेखा आकार नमूना, रेखा आकार नमूना बनावट, आप देख पा रहे हैं 7 तत्व कला के। रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, प्रकाश और खाली स्थान। यहाँ पे नमूने की चर्चा की गई है। आपका क्वेश्चन है, नमूने के सिद्धांत हैं। कला के तत्व में नमूना आया आपका। अब अगर नमूने के सिद्धांत की बात करें तो इसके 4 सिद्धांत कौन कौन से हम देख लेते हैं। नमूने देख लीजिए आप कितने होते हैं, आपको पता ही चल गया है, 4 होते हैं। पहला प्राकृतिक, भावात्मक, ज्यामिति और मिश्रित शैली। ये जो मिश्रित शैली है, इसको डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे रेखा में आप पढ़े होंगे लंबवत रेखा, समतल रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा। और इसी तरह आकार भी आप जानते हैं कि वर्गाकार, जैसे वर्गाकार हो गया, गोलाकार हो गया, आयताकार हो गया, वृत्ताकार हो गया। इस तरह से आपने नमूना भी देखा। नमूना कितने आपने देखे? तो आपने देखा 4। कौन कौन से? तो प्राकृतिक, भावात्मक, ज्यामिति, मिश्रित शैली के नमूने। और इस तरह बनावट में भी आप जानते हैं रंग, कौन कौन से रंग होते हैं। फिर प्रकाश, एक कृत्रिम लाइट होती है और दूसरा प्राकृतिक लाइट होती है जो हमें सूर्य से मिलती है। और खुला स्थान। ये हमारे कला के तत्व होते हैं। आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए होंगे। तो आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निम्न प्रकार की प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन
किस प्रकार की प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन निम्न प्रकार की प्रोटीन है। ऑप्शन है आपके सामने साधारण, संयुक्त, व्युत्पन्न और नीचे है पशु प्रोटीन जो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। एक साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न। साधारण प्रोटीन कैसे होता है? जैसे दूध का प्रोटीन और केसीन, गेहूं का प्रोटीन ग्लूटीन, और दूध का प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन, या फिर मक्के का प्रोटीन जीन, रक्त का प्रोटीन ग्लोबिन और अस्थियों का प्रोटीन कोलेजन। ये सब प्रोटीन हमारे होते हैं साधारण प्रोटीन में। जो प्रोटीन जो भी हम पदार्थ खा रहे हैं हम बता देते हैं। और संयुक्त प्रोटीन क्या होता है? जो 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। ये कैसे बना रहेगा? एक साधारण प्रोटीन रहेगा और फिर क्या रहेगा? अन्य पोषक तत्व रहेगा। अन्य पोषक तत्व, ये अन्य मिलकर के क्या बन जाएंगे? ये संयुक्त बन जाएंगे। फिर होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो आप कहेंगे जब शरीर में पाचक रसों की क्रिया और पाचक रसों की क्रिया के साथ साथ प्रोटीन का जब आंशिक विखंडन होता है तब व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन में कौन कौन आते हैं तो आप देख लें, जैसे कि पेप्टाइड, यहाँ पे लिख देते हैं पेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड व्युत्पन्न प्रोटीन में होते हैं। साधारण प्रोटीन आपने समझ ही लिया, जैसे जीन हो गया, केसीन हो गया, और भी कई सारे प्रोटीन हैं जैसे ग्लोएल्ब्यूमिन हो गया। जितने भी प्रोटीन आप देखेंगे, और संयुक्त प्रोटीन आपने समझ ही लिया कौन से होते हैं। अगर जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसकी बात करें तो इसको अगर हम तोड़ दें तो ये हिम प्लस ग्लोबिन, यहाँ पे हिम और ग्लोबिन। आप जानते हैं ग्लोबिन साधारण प्रोटीन का हिस्सा है और हिम आयरन यानी लौह तत्व। ये हिम और ग्लोबिन मिलकर के ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे ये संयुक्त प्रोटीन बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आप बताएंगे इसका आंसर संयुक्त प्रोटीन सही होगा। मुझे लग रहा है कि मेरे इतना एक्सप्लेन करने पे आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में, मांसपेशियों में, लीवर में या दिल में? ये क्वेश्चन गलत दिया है लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ग्लाइकोजन संग्रह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है? हमारे शरीर में मैक्सिमम 550 ग्राम ग्लाइकोजन संग्रह हो सकता है। ये संग्रहित कहाँ कहाँ होगा? यकृत और मांसपेशियों दोनों जगह संग्रहित होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये क्वेश्चन गलत है लेकिन फिर भी इसको हम समझ लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हमारे शरीर में 550 ग्राम ग्लाइकोजन संग्रह होगा। कहाँ कहाँ संग्रह होगा? यकृत में और मांसपेशियों में। मांसपेशियों में ये 350 ग्राम और यकृत में 200 ग्राम। यकृत में कितना संग्रह होगा? 200 ग्राम। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन हमारे शरीर में केवल यकृत और मांसपेशियों में ही संग्रहित होता है। आप लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग बुक में अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ है। तो आप इसका क्या आंसर करेंगे आप सर्च करके बताइएगा। हमारी तरफ से इसका आंसर भी है और इसको हम और ढंग से एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ अंडे की बात हो रही है। अंडा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंडे से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अंडे के पोषक तत्व के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और कंफ्यूजन भरा भी है। आप इसको देखें, अंडे में सभी पोषक तत्व होता है इसे छोड़कर। तो एविडिन की बात करें, एविडिन होता ही है। राइबोफ्लोविन अंडे की सफ़ेदी में होता है।
जो अंडे का मान लीजिए इस तरह से अंडा है, ये पीला भाग चैलेजा कहलाता है। ये जो सफ़ेदी होती है इसमें राइबोफ्लोविन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट अंडे में होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। और बायोटीन का अंडे से पुराना रिश्ता है। तो बायोटीन लेकिन पोषक तत्व नहीं है। तो अगर हम बात करें बायोटीन की तो हम कह सकते हैं बायोटीन नहीं होता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, पाया जाता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। तो इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो इसका ऑप्शन डी क्लिक किया जा सकता है। आप इसका आंसर खुद भी ढूंढ लेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा और बायोटीन पोषक तत्व तो नहीं होता है, लेकिन इसका अंडे से रिलेशन होता है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र? तो आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20 जोड़े, 23, 40 या 46। तो आप जानते हैं अगर जोड़ा पूछा है तो आप बताएंगे 23, अगर सिर्फ गुणसूत्र पूछा होता तो आप कहते 46। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, अगर जोड़े पूछ लिया और आपने 46 आंसर टिक कर दिया तो आप एक नंबर से गए। इसी तरह बहुत लोग सिलेक्शन से पीछे हो गए। आप ये गलती नहीं करेंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ। इस बार इस सिलेक्शन में आपकी एक सीट निश्चित रूप से होगी, बस आप लगे रहिए। आगे अगला क्वेश्चन देखें हम। विदेशी शैली की सज्जा का प्रकार है। विदेशी शैली आप देख रहे हैं इसमें जितना भी दिया है सब विदेशी ही शैली है। तो आप कौन सा बताएंगे? कहेंगे उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे हम, कठपुतली है। अगला क्वेश्चन हमारा है कठपुतली है। ये कठपुतली कैसा साधन है? ये देखिए, जो दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो ये काफ़ी इजी फील होता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हमें इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन की कितनी बड़ी भूमिका होती है ये उन लोगों से पूछिए जो लोग पॉइंट में इस बार छट गए हैं। तो चलिए देखते हैं कठपुतली कौन सी सामग्री है। तो सबसे पहले समझेंगे कठपुतली के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे कठपुतली के कई प्रकार होते हैं। कुछ कठपुतली हाथ से चलती है जिसे पम्पलेट कहते हैं, यानी हाथ से चलने वाली कठपुतली। इसके अलावा धागे से चलने वाली कठपुतली, इसके अलावा छड़ से चलने वाली कठपुतली, और इसके अलावा छाया कठपुतली यानी शैडो कठपुतली, और इसके बाद पेपर मेसी कठपुतली। ये सारी कठपुतली होती हैं। अब आप कहेंगे कठपुतली कौन सा साधन है? तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? ग्रामीणों के लिए जो शिक्षित नहीं होते हैं कठपुतली देखेंगे और उनको धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक गाथाओं के आधार पे उनके में प्रचार प्रसार किया जाता है। कैसा प्रचार किया जाता है? मान लीजिए आपको दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता फैलानी है, पर्दा प्रथा के प्रति जागरूकता फैलानी है, बाल विवाह के प्रति जागरूकता फैलानी है, या आपको कोई स्पेशल कार्यक्रम करना है, तो आप कठपुतली जैसा प्रोग्राम करके ग्रामीणों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसे ग्रामीणों को जो कम पढ़े लिखे हैं। तो ये कौन सी सामग्री होगी? आप बताएंगे दृश्य श्रव्य सामग्री होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राणिज रेशा है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आप जितना क्वेश्चन यहाँ पे आया है सबका सब बना ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और उससे भी कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर इसका आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा रेशा? प्राणिज रेशा। तो आप जानते हैं जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक रेशों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राणिज, वनस्पतिक और खनिज। ये प्राणिज और वनस्पतिक, और कौन से? खनिज। खनिज जो हमें खनन से प्राप्त होता है, ज़मीन से प्राप्त होता है, और इसी तरह वनस्पतिक जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है, प्राणिज जो हमें प्राणियों से प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा।
आपने देखा प्राणिज रेशा कौन सा है, तो नारियल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आप जानते हैं, वनस्पति से। रेशम और लिनन और सन और लिनन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे ये भी कहाँ से प्राप्त होगा, वनस्पति से। क्या बच रहा है, तो रेशम बच रहा है। और प्राणिज रेशे कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं रेशम के अलावा ऊन, और जो हमें प्राणी से मिलेगा वही प्राणिज रेशा है। वेरी सिंपल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी एग्जाम हो या फिर पीजीटी हो, और नेट में भी कभी कभी मिलान के लिए आते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का प्रारूप चेंज हो जाता है, सिलेबस तो वही रहेंगे। आगे देखें, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। अब आपको फिर वैसे ही तोड़ के समझना है। चाय का धब्बा वनस्पतिक धब्बे में, प्राणिज धब्बे में, वसायुक्त धब्बे में, खनिज धब्बे में। तो ये चाय यानी चाय की पत्ती हमें मिलती कहाँ से है, हम उस पर जाएंगे। क्या हमें वसा से मिलेगी, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या हमें खनिज से मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे नहीं। क्या हमें प्राणी से मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे नहीं। तो ये कौन से वर्ग में आएंगे, आप बताएंगे वनस्पतिक धब्बे में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहीं पे आज हमारा सेशन यहीं तक था। आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इसको अपडेट करते रहते हैं, सूचनाएं भी भेजते हैं, साथ में पीडीएफ भी भेजते हैं। और जैसे जैसे आपका टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, इस पर हम लोग पीडीएफ भी सेंड करेंगे, और आपके परीक्षो उपयोगी बहुत सारे नोट्स इस चैनल पे भेजे जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, हमारे पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगती है, तो आप अपनी स्वेच्छा से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और आभार।